गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने जो अपनी ज्योग्राफी के 6 चैप्टर हमने 6 चैप्टर हमारे जो है कवर हो गए हैं, और आज हम अपना 7th चैप्टर जो है हमारा प्यारा भारत देश, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, जो एनसीईआरटी है वो हमारे सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो सीटेट एग्ज़ाम है पूरा का पूरा ही एनसीईआरटी से आता है। एनसीईआरटी से ही डिटो जो लाइन है, पैराग्राफ है, उठा के जो सीटेट में दे देते हैं। ठीक है। तो और जो भी नया स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहा है तो चैनल में जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है। और जो एनसीईआरटी हमारी है वो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी तक भी इसमें मतलब इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आप पता कर ही सकते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट होती है हमारी जो एनसीईआरटी होती है। और सीटेट में जब मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर करवाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी एज इट इज़। देखिए बहुत आसान है, ऐसे ही उसको ना ऐसे बना रखा है सीटेट पेपर सीटेट, लेकिन अगर जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वो क्लियर कर लेगा। इसमें इतनी कोई ज़्यादा तीर तीर खां वाली बात नहीं है। पढ़ेंगे एक बार, हम अच्छे से पढ़ेंगे, फिर हम नोट्स के द्वारा इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है। नोट्स जो मैं अभी अपने तैयार कर रही हूँ उसके द्वारा हम इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, और फिर हम अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर लगाएंगे। तभी तो कुछ क्वेश्चन लगा पाएंगे हम। पहले अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं और उसके क्वेश्चन पेपर हम पहले ही लगाएंगे तो फिर उसमें हम आंसर नहीं कर पाएंगे, फिर हम डिमोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। पहले हम प्रॉपर तरीके से अपनी थ्योरी को कवर करेंगे, उसके बाद हम जो है अपने नोट्स के ज़रिए उसको रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे और लाइक मतलब वीडियो आपको अच्छी लगे, आपके लिए कंटेंट अच्छा आपको लगे, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। तो चलिए आज हम करेंगे अपना प्यारा भारत देश, इसके बारे में हम आज जानेंगे। जो भारत है एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर जो है भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। जो तो चलो एक बार देखते हैं। जैसे ये हमारा भारत देश है। ठीक है। ऐसे ही मैं एक रफ बना देती हूँ। एक फ्लावर बन गया, लेकिन रफ चलो हम ऐसे बना लेते हैं। ठीक है। जैसे ये हमारा भारत देश है। ठीक है। तो जो इसमें ये बता रहा है, जो उत्तर से दक्षिण, उत्तर में क्या है, यहाँ पे हिमालय की पहाड़ियाँ। ठीक है। उत्तर में हिमालय की पहाड़ियाँ, दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। इधर ये इधर हिंद, यहाँ पे है हिंद महासागर। ठीक है। पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल इधर, और ये इधर है हमारा अरब सागर पश्चिम में। ठीक है। उत्तर में हिमालय की पहाड़ियाँ, दक्षिण में हिंद महासागर, और पूर्व में बे ऑफ बंगाल, इधर बंगाल की खाड़ी, और इधर है अरब सागर। ठीक है। समझ में आ गई? तो आगे देखते हैं। जो प्रायद्वीप होता है वो क्या होता है, जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। ठीक है। प्रायद्वीप क्या है, स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। जैसे हमारा ये दक्षिण वाला हिस्सा है ना, 3 तरफ से घिरा हुआ है पानी से, इधर से भी, पूर्व से, पश्चिम से और दक्षिण से, इधर से। ठीक है। ये हमारा क्या है, प्रायद्वीपीय। ठीक है। तो चलिए, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। तो चल एक बार देख लेते हैं इसके बारे में। ये बता रहा है, जैसे ये हमारा भारत देश हो गया, तो ये कह रहा है कि जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उत्तर में लद्दाख और दक्षिण में कन्याकुमारी, जैसे यहाँ लगा लो, ये लद्दाख है उत्तर में, नॉर्थ में। एक सेकंड, यहाँ देखते हैं। ठीक है।
यहाँ, ये हमारा भारत देश है। तो उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, इसका वर्ग कितना किलोमीटर है ये? 3200 किलोमीटर। कितना है? 3200 किलोमीटर। और पश्चिम में जो अरुणाचल प्रदेश है, और पस एक सेकेंड, पूर्व में जो अरुणाचल प्रदेश है, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में जो है कच्छ के रण तक, वहाँ पर कितना है? 2900 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो अरुणाचल प्रदेश है और कच्छ है, वहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है हमारा? 2900 किलोमीटर। कितना है? 2900 किलोमीटर। ठीक है, समझ आ गया। जो हमारा लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक है, लद्दाख से कन्याकुमारी तक है, वो कितना है? 3200 किलोमीटर। और जो हमारा अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में जो कच्छ है वहाँ तक है, वो कितना है? 2900 किलोमीटर। ठीक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीपीय समूह स्थल रूपों की विभिन्नताओं को दर्शाते हैं। मतलब स्थल रूप अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन दर्शाता है? ऊंचे ऊंचे जो पर्वत है, उत्तरी मैदान है, असमान पठारी सतह है। ठीक है, ये सब दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। ठीक है, इस भिन्नताओं से भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। मतलब हमारी परंपराओं में दिखती है कि जितनी भी भिन्नता हो, लेकिन हमारे अंदर क्या है? एकता है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र से बंधे हुए हैं। वर्ष 2000 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। जब हमारी 2011 में जनसंख्या की गणना हुई थी, उस समय जो हमारी आबादी कितनी थी? 120 करोड़। लेकिन उसके बाद कोई जनगणना नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो शायद अभी ये 2024 या अभी अब तो 25 आ गया है, तो अभी शायद ये जनगणना हमारी होगी। लेकिन अब जो हमारी आबादी है वो कितनी हो गई है? लगभग 140 या 45 करोड़ के आसपास हो गई है। ठीक है, थोड़े दिनों में हम, क्या पता अभी भी चीन को हम पीछे छोड़ के जा चुके होंगे जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, ये जो जनगणना इसमें दी गई है 2011 में जो जनगणना हुई थी वो 120। आपको अगर एग्ज़ाम में आएगा तो एग्ज़ाम की दृष्टि से तो हम 120 करोड़ ही लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्थिति देखते हैं अब हम भारत की। भारत उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच में है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार जो है 68 डिग्री से 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री से 25 डिग्री पूर्व देशांतरों के बीच में स्थित है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हमने ऊपर पढ़े थे ना। लॉन्गिट्यूड वाले ये वाले जो है हमारे, ठीक है, जो खड़ी रेखाएं होती है, लैटिट्यूड ये लेटी हुई रेखाएं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्धों में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? मतलब ये आपसे पूछ रहे हैं। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच का अंतर लगभग दो घंटे का होता है। मतलब जो देखिए, जैसे हमारा ये अरुणाचल प्रदेश है और इधर है गुजरात, जो गुजरात है हमारा। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में जो है सूरज मतलब सबसे पहले उदय होता है। सबको पता है अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले होता है, और जो है गुजरात में जो सबसे बाद में होता है। तो इन दोनों के बीच का जो टाइम होता है वो लगभग कितना होता है? 2 घंटे। 2 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में जो है सूरज उदय हो जाता है, और 2 घंटे बाद सूरज कहाँ उदय होता है? गुजरात में। जब हम नॉर्थ ईस्ट साइड में रहे थे हम 6 साल, अभी हम आए हैं सिर्फ इसी साल में, 2-3 महीने हुए हमें यहाँ पे आए, तो 6 साल हम उधर रहे नॉर्थ ईस्ट में। तो वहाँ पे सुबह 5 बजे जो है सूरज निकल जाता था। तो यहाँ के टाइम में और वहाँ के टाइम सेम रहता है, क्योंकि हमारी जो मानक रेखा हमने मानी गई है 82.5 डिग्री ग्रीनविच से, तो वो हमारा मानक टाइम जो है एक है। लेकिन
जो सूरज के निकलने का टाइम है वो 2 घंटे बाद जो है गुजरात में निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में पहले निकल जाता है। ठीक है, जैसा कि आपने पहले हम मतलब पहले पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय 4 मिनट होता है। मतलब 1 डिग्री का स्थानीय समय क्या होता है, 4 मिनट। उसमें 4 मिनट का अंतर होगा अगर 1 डिग्री होगा तो। ठीक है, पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय जो है कितने बजे, 2 घंटे पहले होता है। मतलब मैंने बताया ना, अरुणाचल प्रदेश में अगर सूर्य सुबह 5 बजे होगा तो गुजरात में 7 बजे होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतरों के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है, क्यों माना गया है, चलिए बताइए। हमने पढ़ा था ना जब हमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड करे थे, सॉरी थोड़ा सा हो गया, तो जब हमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड करे थे उस टाइम पे हमने जो है 82.5 डिग्री जो है अपनी मानक रेखा उसके बारे में पढ़ा था। तो बताइए, इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर कहा जाता है, किसको, 82.5 डिग्री को। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। तो हमारे भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, बताइए। हमारे भारत के कौन से पड़ोसी देश हैं, देखिए इधर देखिए, जैसे पाकिस्तान है, ठीक है, तिब्बत है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ठीक है, चीन है, और कौन सा है, अफगानिस्तान भी है। ठीक है, ये हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं। इधर श्रीलंका भी है। ठीक है, ये हमारा इधर लक्षद्वीप है जो एक प्रवाल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारा लक्षद्वीप है ये, इसको क्या कहेंगे, प्रवाल द्वीप। आगे हम पढ़ेंगे प्रवाल द्वीप क्या होता है। प्रवाल भित्तियों से बना होता है। ये कुछ जीव होते हैं जिनके मरने के कारण वो इकट्ठे हो के मतलब इकट्ठा हो जाता है। तो ये कैसे बना है, प्रवाल द्वीप से बना है लक्षद्वीप। ठीक है, इधर ये अंडमान निकोबार, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार, और अरब सागर में क्या है, इधर प्रवाल द्वीप, मालद्वीप। ठीक है, और नीचे की तरफ देखो ये हिंद महासागर दिखाया ना। तो चलिए आगे देखते हैं, ये हमारे वो दिखाए गए हैं। हमारे कितने राज्य हैं, कितने स्टेट हैं, 28। और यूनियन टेरिटरी कितनी हमारी, बताइए, 8। ठीक है, हमारे राज्य हैं 28 और जो है हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी मतलब ये मतलब पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हुई। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं। पाक जल संधि जो है भारत को श्रीलंका से अलग करती है। भारत को श्रीलंका से कौन सी संधि अलग करती है, पाक जल संधि। जल संधि क्या होती है, जो एक संकरा भाग जो जो दो जल राशियों को आपस में जोड़ता हो। ठीक है, राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। कितने में, 28 तो हमारे राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इधर देखिए, दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। राज्यों का निर्माण कैसे हुआ है, भाषाओं के आधार पर। जलोढ़ निक्षेप, क्या होता है जलोढ़ निक्षेप, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है। जलोढ़ निक्षेप क्या होता है, जो नदियां बहाकर अपने साथ जो बारीक मिट्टी लेके आती है और नदी बेसिन में निक्षेपित कर देती है, मतलब वहाँ पर छोड़ देती है उनको, उसको क्या कहेंगे, जलोढ़ निक्षेप। ठीक है, सहायक नदी क्या होती है, एक नदी या सरिता जो किसी मुख्य नदी में मतलब की ओर आकर मिल जाती है तथा अपने जल को मुख्य नदी से विसर्जित कर जाती है। मतलब एक सहायक नदी क्या होती है, एक बड़ी नदी में आकर कोई और छोटी नदी जो मिल जाती है उसको सहायक नदी बोलते हैं, उसकी सहायक नदी। ठीक है, भौतिक विभाजन, अब हम पढ़ेंगे, हमारी नेक्स्ट हेडिंग है भौतिक विभाजन। ठीक है, भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृति विभिन्न प्रकार की है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम जमा आलय का मतलब होता है बर्फ से बना घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य श्रृंखलाओं में बांटता है। कितनी श्रृंखलाओं में बांटता है, 3 श्रृंखला में। ऊपर वाली श्रृंखला होती है ग्रेट हिमालय,
बीच वाली मध्य वाली, और जो सबसे नीचे वाली है वो होती है शिवालिक। तो चलिए देखते हैं। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। ठीक है, जैसे ये लद्दाख है। ठीक है, एक सेकेंड, मैप भी ऐसे बनता है, इधर लद्दाख है। ठीक है, यहाँ पे जो ये ग्रेट हिमालय है, सबसे ऊपर वाला जो हमारा है वो है ग्रेट हिमालय, जिसको क्या कहेंगे हम, हिमाद्री भी कहते हैं। ग्रेट हिमालय को क्या कहेंगे, हिमाद्री। उसके जो नीचे है मध्य में, मध्य में क्या होगा हमारा, मध्य हिमालय। ठीक है, या हिमाचल। ठीक है, हिमाचल जो है हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। जो हिमाचल है वो क्या है, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। जो सबसे छोटा इधर है, सबसे नीचे दक्षिण में। ठीक है, इस ये क्या है, हमारी शिवालिक। ऊपर सबसे ऊपर वाली ग्रेट, नीचे वाली मध्य, और सबसे नीचे वाली शिवालिक, जो दक्षिण में स्थित है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। जो हिमालय के दक्षिण में क्या है, भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे रहने के लिए समतल भूमि पर होती है, और नदियाँ, मतलब बहुत सारी नदियाँ यहाँ पे बहती हैं, और मतलब जो भूमि है वो उपजाऊ है, वहाँ पे फसल ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए यहाँ पे जो है जनसंख्या अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन किया गया है कि क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियाँ करती हैं, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन कौन सी नदियां मिलकर करती हैं, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इस डेल्टा की आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। जो भारत का पश्चिमी भाग है वहाँ पे क्या स्थित है, भारतीय महामरुस्थल। ठीक है, यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पतियों की मात्रा बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पर बारिश कम होती है, इसलिए। ठीक है, उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित हैं। जो उत्तरी मैदान है वहाँ पे दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित हैं। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। जो सुंदरबन डेल्टा है उसकी भी आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार। तो सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियों से मिलकर बनता है, मतलब कौन सी नदियाँ आपस में मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इधर, यहाँ इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखलाएं स्थित हैं। किसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है, बताइए। जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है, अरावली श्रृंखला। ठीक है, जो कहाँ है, उत्तर पश्चिम में भारत के। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा ताप्ती नदियां बहती हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, नर्मदा तथा ताप्ती नदी कहाँ से होकर बहती हैं, विंध्य एवं सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ कहाँ से बहती है, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये पश्चिमी की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, जो नर्मदा और ताप्ती नदी है पश्चिम की तरफ बहती हैं, जो अरब सागर से गिरती हैं। एक सेकंड जो आई एम सॉरी जो अरब सागर से गिरती है। इस पठार के पश्चिमी में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। ठीक है, पश्चिमी घाट जो पश्चिम में है और पूर्वी घाट जो पूर्व में है। ये इधर, जैसे ये हमारा भारत है, इधर ये है पश्चिमी घाट और ये है इधर पूर्वी घाट। ठीक है, चलिए। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है।
कैसा है, एक समान। जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ और असमान है। ठीक है, जो पश्चिमी घाट है वो एक समान है, लेकिन जो पूर्वी भाग है, जो पूर्वी घाट है वो बीच बीच में से टूटा हुआ है। देखिए ऐसे, जैसे ये हमारा पश्चिमी है तो यहाँ पे जो है वो ऐसे है, एक समान है बिल्कुल। लेकिन जो पूर्वी तट पे है, पूर्वी घाट पे वो है टूटा हुआ ऐसे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। इन पठारों में खनिजों जैसे लोहा, कोयला, अयस्क की प्रचुरता पाई जाती है। ठीक है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। जो पश्चिमी घाट है उसमें मतलब पश्चिमी घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूर्व में जो है तटीय मैदान जो है स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं, मतलब पतले हैं। ठीक है, जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो कैसे हैं, संकरे हैं। जो पूर्वी तटीय मैदान है वो अपेक्षाकृत चौड़े हैं। ठीक है, जो पूर्वी तटीय मैदान है वो कैसे हैं, चौड़े हैं। और जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो कैसे हैं, संकरे मतलब पतले हैं। ठीक है, वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं, जैसे महानदी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। ठीक है, और पश्चिम की तरफ कौन सी नदियां बहती थी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्वेश्चन एज इट इज आएगा कि पूर्व की तरफ कौन सी नदियां बहती थी, नर्मदा तथा ताप्ती। और जो है पूर्व की तरफ कौन सी नदियां बहती, पश्चिम की तरफ नर्मदा ताप्ती और पूर्व की तरफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और जो नर्मदा ताप्ती वो कहाँ है, अरब अरब सागर में। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा बनता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, एक सेकेंड, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जो ये बॉक्स साइड में दिए हुए हैं एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए देखते हैं, एक सेकेंड, ये वाला तो ये यहाँ से देखते हैं। प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं। जो छोटे समुद्री जंतु वहाँ पे पाए जाते हैं, छोटे छोटे जीव, उनके जो कंकाल मतलब वो मर जाते हैं और उनके कंकाल आपस में जुड़ जुड़ कर बनते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, पोलिप कहा जाता है। जब जीवित पोलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। ठीक है, अन्य पोलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार की प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो हमारा लक्ष्य द्वीप है ये एक प्रवाल भित्ति से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, एक पोएम दी गई है, यहाँ से देखते हैं। भारत में दो द्वीप समूह भी हैं। ठीक है, भारत में कितने द्वीप समूह हैं, दो हैं। एक कौन सा है, लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में है। ठीक है, दिखाया था ना ऊपर, लक्षद्वीप कहाँ पे है, अरब सागर में। और ये किससे बना है, प्रवाल द्वीप से। ये केरल के तट से कुछ दूर मतलब स्थित है, जो प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप जो जो जंतु मर जाते हैं उनके कंकाल से बना हुआ है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, देखिए जैसे ये हमारा भारत है, तो जो यहाँ पे बने हुए हैं ये लक्षद्वीप। ठीक है, ये हमारा है लक्षद्वीप जो प्रवाल द्वीप से बना हुआ है। और जो अंडमान निकोबार है ये इधर। ठीक है, ऐसे ये हमारा है अंडमान निकोबार, ये किधर है, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि एक सेकेंड, क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हो गया था, बताइए कौन सा था, अंडमान निकोबार था या लक्षद्वीप था, बताइए कौन सा था। समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट के से टकराई तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। ठीक है, सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, जो हमारा आज जो है ज्योग्राफी का जो 7th चैप्टर था हमारा, देखिए कितना छोटा सा था। हमारे जो है भारत के बारे में बताया गया था कि भारत जो है उसका मानक समय कौन सा है। ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हमारा जो भारत का मानक समय बताया गया वो कौन सा, क्या बताया गया है। ठीक है, जो है
हमारी नर्मदा और ताप्ती नदी हैं कहाँ पर गिरती हैं, और महानदी गोदावरी कृष्णा ये किस तरफ जाकर मिलती हैं, ठीक है। और जो हमारा लक्षद्वीप है वो कैसे बना हुआ है और कहाँ पर स्थित है, ठीक है। ऐसे ही अंडमान निकोबार के बारे में बताइए। तो देखिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, बहुत ही ईजी से इजी इजी चैप्टर हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, ठीक है। तो हम अपनी तैयारी जो है बहुत अच्छे से करेंगे। एक बार हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। जो हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है, बताइए। जो हमारा हिमालय था, हिमालय जो था, ठीक है, एक सेकेंड, जो हमारा हिमालय था इधर, उसके सबसे दक्षिण भाग को क्या कहते थे, जो सबसे नीचे वाला भाग था, बताइए। सबसे ऊपर वाले को ग्रेट हिमालय कहा जाता था, बीच वाले को मध्य हिमालय कहते थे, और जो सबसे नीचे वाला उसको क्या दक्षिण में जो था उसको बताइए क्या कहेंगे, बताओ। और ग्रेट हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता था, ठीक है। और जो मध्य हिमालय है वो हिमाचल, बताइए। सबसे जो दक्षिण में भाग था वो क्या था, हमारा शिवालिक, ठीक है। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता था, बताइए। सह्याद्री को किस नाम से जानते थे, इसका क्वेश्चन आप इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। सह्याद्री को किस नाम से जाना जाता था। पाक जल संधि जो है किन देशों के बीच स्थित है, जो हमारी पाक जल संधि है किस किस के बीच स्थित है। आज हमने अपने भारत के बारे में पढ़ा, तो हमारे भारत और श्रीलंका के बीच में जो है पाक जल संधि है, ठीक है। सेकंड वाले का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह जो है कौन से हैं, जो अरब सागर में स्थित हैं कौन से द्वीप समूह हैं, बताइए। ये हमारा भारत है, इधर है ना अरब सागर, और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, है ना, ए बी, ऐसे हम याद करेंगे। ए से अरब सागर, बी से बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं। तो बताइए कौन से द्वीप समूह है यहाँ पे, कौन से हैं, लक्षद्वीप, ठीक है। इधर है ना लक्षद्वीप और इधर है अंडमान निकोबार। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, बताओ, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, बताइए। अरावली, कौन सी है हमारी, अरावली, ठीक है। यहाँ देखिए, भारत भारत का जो क्षेत्रफल लगभग कितना है, बताओ। भारत का क्षेत्रफल कितना है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। महान हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, जो महान हिमालय हमारा है। और नर्मदा नदी किस तरफ, कौन से सागर में आकर गिरती है, बताओ। नर्मदा नदी अरब सागर, नर्मदा और ताप्ती नदी अरब सागर में, ठीक है। और भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है, बताइए। जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है अक्षांश रेखाएं कौन सी है, कर्क रेखा, ठीक है। तो चलिए आज हमारा जो चैप्टर 7 था हमारा प्यारा भारत, तो ज्योग्राफी का जो हमारा चैप्टर था वो आज फिनिश हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। और जो भी नया स्टूडेंट इस वीडियो से जुड़ रहा है, इस चैनल से जुड़ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी पॉलिटी की क्लास में। थैंक्स फॉर